Students, I am Rajkumar and welcome in lecture 3rd of chapter number 6 combustion and flame of class 8। इस लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे फ्लेम के बारे में और कौन से वो फ्यूल्स हैं जिनमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि फ्लेम जो है वो सभी फ्यूल में प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ वो फ्यूल जो बर्न होने के बाद अगर वो वेपर फॉर्म में चेंज होते हैं तो ही क्या है आपकी फ्लेम प्रोड्यूस हो सकती है। अगर कोई भी फ्यूल जैसे कोल है, कोल को जब आप बर्न करते हो तो कोल कभी भी क्या है वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होता। तो वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होता तो कोल फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करता, हमें पता है ये बात। वहीं पे अगर हम वैक्स की बात करें, जो कैंडल में होता है वैक्स, वो क्या है एज ए फ्यूल है और वैक्स जब आपका बर्न होगा तो वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है। और जैसा कि हम सबको पता है कैंडल जब बर्न होती है तो उस कैंडल में क्या प्रोड्यूस होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी फ्यूल जब बर्न होके वेपर फॉर्म में चेंज होता है तो ही फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि फ्लेम के जोन क्या होते हैं या फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है और आपको जो है पता भी होना चाहिए। मान लो हमारे पास एक कैंडल है और उस कैंडल में एक थ्रेड है हमारे पास, और जब ये बर्न होती है कैंडल या वैक्स तो ये हमें क्या करती है, फ्लेम प्रोड्यूस करती है। अब देखो इस फ्लेम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो कलर होता है बेटा वो हर एक पार्ट पे अलग अलग होता है। ठीक है, बाहर कुछ और कलर होता है, इन बिटवीन कुछ और होता है और सबसे अंदर अलग ही होता है। ठीक है, तो कैंडल की ये जो फ्लेम है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ये होता है आपका सबसे बाहर वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, और इस पार्ट को हम कहते हैं आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन। और इसका अगर आपसे कलर पूछा जाए तो आपको लिखना है इट इज़ ब्लू इन कलर। सेकंड, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं मिडल जोन। मिडल जोन। और जो फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस होती है मिडल जोन में, उसका जो कलर होता है बेटा वो येलो कलर का होता है, इट इज़ येलो इन कलर। और लास्ट आपका बच गया ये थर्ड पार्ट, ये है आपका इनर मोस्ट जोन। और अगर आप से इसका कलर पूछा जाए तो इसका कलर आपको बताना है ब्लैक। ठीक है, इनर मोस्ट जोन। तो इस साइड आपको ये याद रखना है, फर्स्ट आउटर मोस्ट जोन ब्लू इन कलर, सेकंड एंड थर्ड। अब जैसे ये अलग अलग जोन हैं वैसे ही क्या होता है इन जोन पे टेम्परेचर भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट जोन है जो हमें ब्लू कलर में मिलती है, ये जो है फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। हॉटेस्ट पार्ट सबसे गर्म होता है
यानी कि यहाँ पे जो आपको आप लिख सकते हो जो टेम्परेचर मिलेगा वो मैक्सिमम होगा आपके पास। सेकेंड अगर हम बात करें कि मिडल जोन, तो मिडल जोन के रिस्पेक्ट में आपको जो टेम्परेचर मिलता है वो मॉडरेट मिलता है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही कम, मॉडरेट हॉट। और बच गया आपके पास थर्ड पार्ट इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन पे बेटा टेम्परेचर जो है फ्लेम में वो सबसे कम होता है, मिनिमम टेम्परेचर। तो ये हमारे पास लीस्ट हॉट, सबसे कम यहाँ पे होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको टेम्परेचर मिनिमम जो है वो लीस्ट हॉट पार्ट पे मिलता है यानी थर्ड जोन, और मैक्सिमम जो मिलेगा वो हॉटेस्ट पार्ट पे। तो ये आपका कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और बनता है, और वो बनता है इससे आउटर मोस्ट जोन। पूछा आपसे ये जाता है कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे हम वो लोहे वाले नहीं ले रहे जो आयरन का काम करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ हम ब्लैक स्मिथ की बात कर रहे हैं जो गोल्ड या फिर सिल्वर का काम करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ब्लैक स्मिथ गोल्ड और सिल्वर का अगर वर्क करना चाहता है तो वो कौन से जोन का यूज़ करेगा। तो देखो, गोल्ड और सिल्वर मेटल को मेल्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और मैक्सिमम अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो हमें कहाँ मिलता है, आउटर मोस्ट जोन में। ठीक है, तो ये है बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। इसी में एक छोटा सा पार्ट आपको और ऐड कर देते हैं कि अगर आपकी जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम है ये बिल्कुल स्टडी है, यानी कि रुकी हुई है, और आप क्या करते हो, इसके ऊपर एक ग्लास की स्लैब रख देते हो, और ग्लास स्लैब भी आप ज़्यादा नहीं रखते, मैक्सिमम बस 10 to 20 सेकेंड्स के लिए रखते हो। तो 10 to 20 सेकेंड के बाद जब आप इस ग्लास स्लैब को रिमूव करोगे तो आप ये देखते हो कि आपको जहाँ फ्लेम थी वहाँ पे आपको एक ब्लैक स्पॉट मिलता है। ये ब्लैक स्पॉट हमें ये बताता है कि जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्ट, कुछ ना कुछ ऐसे कार्बन के हिस्से रह जाते हैं जो कभी जल ही नहीं पाते। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, और फ्लेम किस में प्रोड्यूस होती है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करते हैं आइडियल फ्यूल। अब फ्यूल जब इतने ज़्यादा हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स में हमारे पास फ्यूल है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा फ्यूल हमारे पास कौन सा है। तो सबसे अच्छा फ्यूल वही होगा जो हमें ईजिली अवेलेबल, जो हमें आसानी से क्या हो, कहीं पे भी हमें मिल जाए। अब कोई फ्यूल लेने के लिए आपको अगर बहुत दूर जाना पड़े तो वो कोई बेनिफिट नहीं है उसका, आसानी से मिल जाए, बर्न भी वो क्या हो, आराम से हो जाए। ये नहीं है कि आप बस उसके पीछे उस फ्यूल को बर्न करने में ही लगे रहे और वो फ्यूल ही बर्न नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जब बर्न हो रहा है तो वो हीट भी क्या करे, मैक्सिमम प्रोड्यूस करे।
यानी कि सबसे ज़्यादा हीट भी उसी में प्रोड्यूस होनी चाहिए। और हीट जब प्रोड्यूस हो गई तो डज नॉट लीव एनी अनबर्न पार्ट, या तो कुछ भी जो है पार्ट जलने के बाद बचना नहीं चाहिए। जैसे हम वुड को या पेपर को बर्न करते हैं तो ऐश, राख बचती है हमारे पास, लेकिन आइडियल फ्यूल वही होगा जो बर्न होने के बाद भी कोई भी रेसिडुअल पार्ट या अनबर्न पार्ट ना छोड़े। तो ये कुछ कंडीशंस हैं फॉर आइडियल फ्यूल। लेकिन हमें पता है कि कोई भी फ्यूल कभी भी जो है इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जितनी ज़्यादा वो सेटिस्फाई कर सके कोई भी फ्यूल, वो फ्यूल उतना ही बेटर होता है। और अगर फ्यूल हमारे पास आइडियल है तो आपके पास एक टर्म आती है कि हम किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को कैसे मेज़र करें। मीन्स मान लो आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपने क्या रखा है, वाटर रखा है, ठीक है। इसमें आपके पास वाटर प्रेजेंट है और आपको फ्यूल 3 दे दिए। मान लो फर्स्ट आपको दे दिया पेट्रोल, सेकंड आपको दे दिया वुड, और थर्ड आपको दे दिया एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जब आप इन तीनों फ्यूल से वाटर को बर्न करोगे तो मैक्सिमम कौन सा फ्यूल सबसे जल्दी वाटर को हीट कर या बॉयल कर दे, वो फ्यूल हमें क्या कहलाएगा, आइडियल या गुड फ्यूल। तो फ्यूल की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करता है और उतना ही वो बेटर होता है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू ये होता है कि अगर आप 1 kg ऑफ फ्यूल लेते हो, फ्यूल आपका कोई भी हो सकता है, आप 1 kg पेट्रोल ले लो, 1 kg वुड ले लो, 1 kg CNG गैस ले लो, और उसको बर्न करने पे हीट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट आपकी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जर्नली कैलोरीफिक वैल्यू को हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने पे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है kg डिवाइडेड बाय हीट प्रोड्यूस, यानी कि किलो जूल, ठीक है। और अगर आप इसका फॉर्मूला कहना चाहते हो तो C इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय हीट प्रोड्यूस। ठीक है, ये होती है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। और याद रखना बेटा, हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बाकी सभी फ्यूल से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मिनिमम किसकी होती है, तो वो होती है काऊ डंग। इसकी कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है वो
मिनिमम होती है। ओके बेटा, तो ये था आपका रिगार्डिंग फ्लेम और कैलोरीफिक वैल्यू। लास्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर में बचता है वो ये है कि फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्यूल बर्निंग। तो इफ़ेक्ट्स अगर हम बात करें फर्स्ट, तो फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये गैस कहाँ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में। और जैसे ही ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो उससे क्या होता है, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब कैसे होता है ये आपका जो है आगे चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। सेकंड, अगर हम बात करें कि फ्यूल जब भी बर्न हो और उसे ऑक्सीजन गैस जो है सफिशिएंट अमाउंट में ना मिले, ठीक है, यानी कि लेस, कम अमाउंट में मिलती है, तो फ्यूल बर्न होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है CO, ये गैस बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये गैस जो है ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत पॉइजनस गैस है, ठीक है। अगर ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए तो उसको एसिडिक कर देती है और अगर रूम में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये इवन इससे ह्यूमन बीइंग मर भी जाते हैं। आपने विंटर सीज़न में कई बार सुना होगा कि कोई पर्सन था, उसने रूम में क्या किया, हीटर चला दिया, ये हीटर है, और जो दरवाज़ा था वो उसने बंद रखा। तो होता क्या है, हीटर की वजह से जो भी ऑक्सीजन गैस है वो सारी जो है ख़त्म हो जाती है और जब ऑक्सीजन गैस प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती तो वो हीटर क्या करेगा, CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा। तो पर्सन जो सो रहा है वो बस सोता ही रहेगा और आराम से वो बस सो ही रहा है, सांस तो आएगी नहीं क्योंकि ऑक्सीजन गैस उसे नहीं मिली। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर हम रूम में हीटर चलाएं तो विंडो या डोर हमेशा ओपन होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन गैस आती रहे और CO2 का भी एक्सचेंज होता रहे। एक और जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि फ्यूल जब भी बर्न होते हैं तो एसिड रेन ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल। वो इसलिए है क्योंकि फ्यूल जब बर्न होते हैं तो वो नाइट्रोजन और सल्फर, इन दोनों गैसेस को भी रिलीज करते हैं जो आगे क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड बनाते हैं। इन दोनों को जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये एसिड बनाएंगे और ये एसिड जब बारिश के साथ मिक्स होके हमारी अर्थ पे आता है तो उस रेन को ही हम कहते हैं एसिड रेन। ये टॉपिक भी आपका जो है आगे चैप्टर में आएगा इन डिटेल, ठीक है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं बेटा आपके अगर हम फ्यूल को बर्न करें। इसके अलावा भी आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स बता सकते हो कि फ्यूल को बर्न करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होता है, पॉल्यूशन लेवल उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आप जो है काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये था आपका बेटा चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम।
थैंक यू।